हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। हम लोग आज क्लास 9th रशियन रिवॉल्यूशंस का 5वां लेक्चर्स देखेंगे। हम लोग 4th लेक्चर्स पे देखा था कि द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 यानी 1905 की क्रांति, और आपको बताया गया था कि 22 जनवरी 1905 को जो ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार की घटना घटित हुई। अब इसके आगे शुरू करते हैं। जैसे ही खूनी रविवार की घटना हुई, इसकी खबर पूरे रूस में फैलना शुरू हो गई। यानी रूस में जब यह खबर जाने लगी कि राजा द्वारा इन शांतिपूर्ण जो पीसफुल या जुलूस था उस सैनिकों पर आक्रमण करा दिया गया या उनकी हत्याएं करा दी गई, तो पूरे रूस में हड़तालें होने लगी या स्ट्राइक शुरू हो गए। बच्चों ने कॉलेज विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स और अन्य मजदूरों ने हड़ताल करते हुए अपने कामों को छोड़ दिया। जब यह स्ट्राइक अपना विकराल रूप धारण करने लगी तो अंततः राजा ने लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण किया या कहें लोगों के समक्ष झुका। क्यों? क्योंकि जो ये संपन्न वर्ग के लोग हैं इनका परसेंटेज बहुत कम था और हड़तालियों का संख्या बहुत अधिक थी। इसलिए राजा ने लोगों की शर्तें स्वीकार की और दो बातें मानी। पहली बात कि वह अब एक परामर्शदात्रीय संसद यानी कि एक कॉन्सुलेटिव संसद जिसका नाम ड्यूमा रखा गया, कॉन्सुलेटिव संसद यानी ड्यूमा का गठन करेगा या ड्यूमा का गठन किया जाएगा, जिसमें निर्वाचित सदस्य चुने जाएंगे। दूसरा, फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार का ट्रेड यूनियन यानी कि किसी प्रकार के यूनियन या संघ को बनाने की छूट प्रदान की गई। ठीक है, अब आगे। तो कुछ दिन बाद राजा ने यानी जो यहाँ के जार हैं जिनका नाम निकोलस द्वितीय है, उनके प्रयासों से ड्यूमा का गठन किया गया। यानी ये याद रखना है, पहली ड्यूमा या पहली बार ड्यूमा का गठन किया गया और इस ड्यूमा के द्वारा राजा की जो स्वतंत्रता है, राजा की जो आज़ादियाँ हैं, उन आज़ादियों को खतरे में डाल दिया गया या कम कर दिया गया, जिसे राजा बर्दाश्त नहीं कर सका। परिणाम उसने कुछ ही दिन के बाद यानी 75 डेज के अंदर या 75 दिन बाद ही इस जो ड्यूमा है इस ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया या इसे समाप्त कर दिया। फिर से दूसरी लैप्स कर दिया ना, दूसरी बार ड्यूमा का गठन किया गया। इसको भी वही स्थिति हुई फिर से, और 3 मंथ बाद या कहें कि 19 डेज बाद पुनः इस ड्यूमा को लैप्स किया गया या समाप्त कर दिया गया। इसके बाद तीसरी बार फिर से ड्यूमा का गठन किया गया, और जब तीसरी बार ड्यूमा का गठन किया गया तो इलेक्शंस और वोटिंग के जो रूल हैं उन रूल को चेंज कर दिया गया या उन रूल्स को बदल दिया गया, और उन रूल्स को बदलकर जब तीसरी ड्यूमा गठित की गई तो इस ड्यूमा में रूढ़िवादी यानी जिन्हें हम लोग कंजरवेटिव कहते हैं, कंजरवेटिव या रूढ़िवादी लोगों को भर दिया गया या इसमें रूढ़िवादी लोगों को शामिल कर दिया गया। और परिणाम ये हुआ कि अब राजा अपनी इच्छा अनुसार अपनी बात को रख सकता था, या कहें कि अब ड्यूमा एक नाम मात्र की संस्था बची थी। अब राजा की स्वतंत्रताएं पुनः स्थापित हो गई। इसके बाद राजा ने पुनः संघ और यूनियन को गठित करने या बनाने पर रोक लगा दी या प्रतिबंध लगा दिया। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें अगर देखें, आपसे पूछा जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के रीजन्स या जो कारण हैं, फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर की बात करें तो उन फैक्टर में इम्पॉर्टेंस ये हुआ, पॉइंट ये हुआ कि इस क्रांति के बाद जो रूसी लोग हैं
उन लोगों में यह एक आत्मविश्वास आ गया कि अगर वह फिर से एकजुट होंगे या यूनिटी तैयार करेंगे तो राजा पुनः आकर आत्मसमर्पण करेगा या राजा पुनः आत्मसमर्पण करेगा और उनकी बातों को मानेगा। यानी आगे उन्हें रिवॉल्यूशंस के लिए या क्रांति के लिए उसने प्रेरणा प्रदान किया। अगला रीजन्स है फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण जो मिलिट्री है यानी जो सेना है उस सेना में असंतोष होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो रूसी एम्पायर है उसका क्या प्रभाव पड़ा या उसका कैसे योगदान था, तो ये टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रूसी एम्पायर। तो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 1918 तक चला, ठीक है। इसमें मुख्यतः अगर कहें तो दो गुटों के बीच यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। जो फर्स्ट गुट था उसका नाम त्रिगुट या इसका नाम जो है ट्रिपल एलियांस था, ट्रिपल एलियांस, ओके। जो दूसरा था उसका नाम था त्रिमैत्री राष्ट्र, ठीक है ना, जिसका नाम ट्रिपल इंटेंटेड था। ठीक है ना, इंटेंटल्स या त्रिमैत्री राष्ट्र। इस गुट में जो राष्ट्र शामिल थे, त्रिगुट्स में दो राष्ट्र शामिल थे, उनमें मुख्यतः जर्मनी, ऑस्ट्रिया व तुर्की राष्ट्र था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया व तुर्की, इनकी बात करें इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बाद में इसमें शामिल होने वालों में रोमानिया है, अमेरिका है, इटली है, यह भी इस युद्ध में बाद में शामिल हो गए थे, या कहें बाद में यह लोग भी युद्ध में शामिल हुए। तो मुख्यतः तीन गुट से याद रखने हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। और इनकी बात करें, इन देशों की बात करें तो अगर जितने भी विश्व में, वर्ल्ड में जितने भी कॉलोनिज्म थे, जितने भी उपनिवेश थे, वो लगभग इन देशों का प्रभुत्व था। तो जैसे ये दो युद्धरत हुए तो इनके उपनिवेशों में भी युद्ध शुरू हो गया, कॉलोनिज्म में भी वार शुरू हो गया, और इस कारण से यह जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये अपना विकराल रूप लिया और पूरे वर्ल्ड स्तर पर फैल गया, इसलिए इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वार रखा गया। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूसी एम्पायर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वहां हम लोग रूसी एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो रूसी एम्पायर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो जो रसियन लोग हैं उन रसियन लोगों में बहुत उत्साह आया। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार का समर्थन भी किया, साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जनता, राजा का भी बहुत सपोर्ट किया। कौन? रूसी लोगों ने, रसियन ने। लेकिन जब यह युद्ध लंबा खिंच गया, तो क्या हुआ कि जैसे ही यह युद्ध लंबा खिंचता है तो धीरे धीरे, यानी एक प्रकार से कहें इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लंबा युद्ध चल जाता है, तो अब जो है रूसी जनता में असंतोष उत्पन्न होना शुरू होता है। अब इसमें हुआ क्या था कि रूस की जो सेना थी वो रूस की सेना ऑस्ट्रिया और जर्मनी के गुट से पराजित हो रही थी, और मुख्यतः कहें तो जर्मनी रूस की सेनाओं को पराजित कर रही थी। आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ऐसे रसिया का इधर का पार्ट है, तो इधर ये जर्मनी है और इधर ये ऑस्ट्रिया है, ये जर्मनी है और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है और इधर रूस है। तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ, और इधर देखें तो इस पार्ट में फ्रांस है,
ठीक है ना। तो ये युद्ध जो चल रहा था, इसमें शुरू में ऑस्ट्रिया और जर्मनी बहुत प्रभावशाली रहे और यह इस युद्ध में विजय अभियान की ओर बढ़ रहे थे। जब तक अमेरिका नहीं शामिल हुआ था तब तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया इन तीनों पर, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस पर बहुत भारी पड़ रहे थे। हुआ क्या, अब युद्ध की कंडीशन भी आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जर्मनी रूस का जो युद्ध था, इधर फ्रांस का जो युद्ध था, यानी पूर्वी सीमा पर रूस का युद्ध था, पश्चिमी सीमा पर फ्रांस का युद्ध था। इन दोनों में बहुत डिफरेंट था। क्यों? ये जो युद्ध हो रहा था ये बॉर्डर पर हो रहा था, जो गड्ढे खंदक हैं उनमें घुसकर लोग युद्ध कर रहे हैं, लेकिन रूस की सेनाएं एक लंबा, मॉस्को से लंबा रास्ता पार करके आई थी। इसलिए जब रूस की सेनाएं 1914 से 16 के बीच अगर कहें तो रूस की सेनाओं का बहुत क्षति हुई। कहा जाता है लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन लोग इस युद्ध में मारे गए। रशियन सोल्जर्स लगभग कितने, 7 मिलियंस लोग मारे गए। अब 1917 में अगर कहें तो रूस जो है अंततः जर्मनी से पराजित हो गया। रूस की सेनाएं वापस लौटना शुरू की या भागना शुरू की तो उसने किया क्या कि रास्ते में जितनी फसल थी, जितनी बिल्डिंगें थी, उन सबको तोड़ते, ध्वस्त करते, जलाते हुए गए, जिससे पहले तो रशियन सेना रूस में घुसे ना। अगर रशियन सेना रूस में जर्मन सेना रूस में घुसे ना, अगर जर्मन सेना रूस में जाती भी है तो जिंदा वापस ना लौटे, भूखों मर जाए, ठीक है ना। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि रूस में लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए, यानी 3 मिलियंस लोग रिफ्यूजी हो गए, यानी 3 मिलियंस लोग जो है रिफ्यूजी हो गए। यहाँ पर 3 मिलियन लोग शरणार्थी हो गए। समझ आ गया? और कमी देखिए, और समस्याएं क्या आई। युद्ध होने के कारण, पहले हम बता चुके हैं कि रूस जो है एक पिछड़ी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ पहले से बहुत कम हैं, लोग अधिकांश कृषि करते थे। तो इनके यहाँ जो वस्तुओं का आवागमन था वो बाल्टिक सीज से था, बाल्टिक सागर से था। और बाल्टिक सागर पर जब जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, तो यूरोप से वस्तुओं का जाना बंद हो गया, जिसके कारण वहाँ की इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगी। दूसरा, जो स्वस्थ पुरुष थे, जिनका हेल्थ अच्छा था, या कहें कि एक प्रकार से हेल्थी जो पुरुष थे, उन सभी पुरुषों को युद्ध के लिए भेज दिया गया। और जब हेल्थी और स्वस्थ पुरुषों को युद्ध के लिए भेज दिया गया तो परिणाम क्या हुआ कि जब इन्हें युद्ध के लिए भेजा गया हेल्थी पुरुषों को, तो रूस में मजदूरों की कमी हो गई और जो छोटे मोटे उद्योग होते थे उनके प्रोडक्शन में भी कमी आ गई और कुल मिला के यह प्रोडक्शन या उत्पादन यहाँ बिल्कुल कम हो गया। अब अगला देखें, इसकी नई समस्या, जब प्रोडक्शन कम हो गया, मजदूर कम हो गए, तो यहाँ पर खाद्यान्न की कमी हो गई और जितना खाद्यान्न उत्पादन होता था उस खाद्यान्न को बॉर्डर पर सेना के लिए भेज दिया जाता था, तो रूस के लोग भूखों मरना शुरू हो गए। परिणाम, रूस में जर्मन विरोधी भावनाएं फैलने लगी। जर्मन विरोधी यानी कि एंटी जर्मन भावनाएं पनपने लगी या फैलने लगी। अब इसके विरुद्ध में क्या था, एंटी जर्मन के बारे में जानना है। जब एंटी जर्मन विरोधी भावनाएं आईं तो जो यहाँ रूस की जो राजधानी है उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस की कैपिटल्स है, ठीक है ना। इस कैपिटल्स की बात करें, सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें, तो यह एक जर्मन शब्द था। क्या था? ये एक जर्मन शब्द था, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया पेट्रोग्राद। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? पेट्रोग्राद, यानी अब सेंट पीटर्सबर्ग ही पेट्रोग्राद हो गया। दूसरा, यहाँ की जो जारीना थी, जारीना मतलब समझ रहे हैं,
मतलब यहाँ की जो महारानी थी, जार और जारीना, यहाँ की जो जारीना या महारानी थी वह भी जर्मन मूल की थी और उनका नाम था अलेक्सांद्रा। अलेक्सांद्रा, तो ये अलेक्सांद्रा भी जर्मन मूल की थी। ये एक घमंडी और क्रूर महिला थी। निकोलस द्वितीय पर इनका इफेक्ट था, प्रभाव था, और निकोलस द्वितीय अलेक्सांद्रा और इनका एक ढोंगी साधु था, एक ढोंगी साधु था जिसका नाम था रासपुतिन। रासपुतिन, इन दोनों की सलाह से निकोलस द्वितीय निर्णय लेते थे, जिसके कारण जो है यहाँ का जो राजनीतिक पार्ट था वह भी अलोकप्रिय हो गया था या अलोकप्रिय हो गया था। हमने फर्स्ट में राजनीतिक रीजन्स में ये बताया था। तो ये जर्मन महिला थी और जर्मन विरोधी भावनाएं रूस में बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो गई। अब अगला टॉपिक है पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। जब यहाँ असंतोष हो गया, लोग भूखों मरना शुरू हो गए, तो एक बार फिर से रूस की जनता 1905 की तरह क्रांति करने या राजा से मिलने के लिए प्रेरित हुई। इस घटना को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज आपको एक अलग से चीज़ बता देते हैं, क्योंकि आपको जो आगे जो घटनाएं पढ़नी हैं उसे कहते हैं फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। लेकिन तिथि डेट में बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग देखते हैं क्या है। रूस की बात करें तो उन दिनों रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था। जूलियन कैलेंडर चलता था और विश्व जो है, अन्य विश्व के जो देश थे, जो विश्व के देश थे उनमें से अधिकांश जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर चुके थे या इस कैलेंडर को ये लोग चला रहे थे। तो रूस और ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर क्या था? देखिए, दोनों तरीके से कह सकते हैं। जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। ऐसे लिखेंगे अलग अलग। जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। अब आपको कहीं पर लिखा मिल जाए 13 दिन आगे है और कहीं पर लिखा मिल जाए 13 दिन पीछे है, सोचेंगे सर पता नहीं सर जी कैसे बता दिए, वहाँ 13 दिन आगे यहाँ 13 दिन पीछे। नहीं, आपको समझना क्या है, जूलियन कैलेंडर ही 13 दिन पीछे है। तरीका है, अगर हम जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना करेंगे, जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो 13 दिन पीछे हो जाएगा, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे हो जाएगा। समझ आ गया ना? सिर्फ शब्द किसको पहले किससे हम तुलना करा रहे हैं, इससे लेकर है। अब देखिए जैसे होता क्या है, समस्या क्या होगी कि आपकी जो फरवरी की क्रांति है, फरवरी की जो क्रांति है या जो फरवरी रिवॉल्यूशंस होगा, फरवरी का रिवॉल्यूशंस होगा, वह 24 फरवरी से शुरू होगा और 2 मार्च तक चलेगा। ये किस कैलेंडर से है? जूलियन कैलेंडर से है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या होगा? 8 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा फरवरी की क्रांति कब हुई थी? विकल्प में आपको ये मिलेगा नहीं 2 मार्च 24 मार्च, विकल्प में आपको मिलेगा 8 मार्च, विकल्प में आपको मिलेगा 15 मार्च। समझ आ गया? तो फरवरी की क्रांति हुई कब? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च में। इसी प्रकार अक्टूबर की क्रांति देखें। अक्टूबर की जो रिवॉल्यूशंस है, अक्टूबर का जो क्रांति है वो हुई कब? 24 अक्टूबर को। लेकिन ये जूलियन कैलेंडर से है। जूलियन
ग्रिगोरियन कैलेंडर से 24 अक्टूबर बराबर 6 नवंबर। ग्रिगोरियन कैलेंडर से 6 नवंबर। आपसे पूछा जाएगा अक्टूबर की क्रांति कब हुई, डेट दी जाएगी 6 नवंबर। तो आप सोचेंगे अक्टूबर की क्रांति नवंबर में कैसे हो गई। तो आपको जानना है रूस जूलियन कैलेंडर चलाता था जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। ठीक है, तो आज यहीं तक। वीडियो आपकी बड़ी हो रही है, आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर ये पसंद आई है तो। फरवरी की क्रांति आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी।